हेलो स्टूडेंट्स, O2IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हमने आपके लिए एक नए इनिशिएटिव को शुरू किया है। आपके प्रीलिम्स को टारगेट करने के लिए हम डेली के करंट अफेयर्स को यहाँ पर MCQs के द्वारा प्रैक्टिस करेंगे और इन करंट अफेयर्स में आपकी द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की जो न्यूज़ है वो यहाँ पर कवर रहेगी। शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IAS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF जो है वो अवेलेबल रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि रिलेटेड है 6th शेड्यूल से। अगर मैं 6th शेड्यूल के बारे में बात करूं तो यहाँ पर 4 स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं आपकी? असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। इन चारों स्टेट्स के अंदर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो हैं उनको बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट होती है, ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर मैं बात करूं कि अगर किसी भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की अगर बाउंड्री को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है तो उसकी पावर गवर्नर के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स नहीं होती। तो यहाँ से आप अपने सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपका आंसर बनेगा 1 और 3। इसके अलावा अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं तो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने की जो पावर्स होती है वो रीजनल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि है आपका सेक्शन 144 और CRPC, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो अगर मैं इस सेक्शन के बारे में बात करूं तो इसकी पावर्स जो है आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पावर रहती हैं, वो इस सेक्शन को लागू कर सकते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आपका डेंजर है, अगर एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है तो इस वजह से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो इस चीज़ को लागू कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग्स के अंदर ये बोला था कि ये सफिशिएंट ग्राउंड जो है वो नहीं हो सकता, तो इस वजह से आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि इंटरनेट वगैरह को ब्लॉक करने की पावर जो है वो भी यहाँ पर CRPC के सेक्शन 144 के अंदर इंक्लूड करी जा सकती है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा दैट इज 1 और 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि रिलेटेड है आपके नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से। देखो, आपका जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से डिफरेंट है। अगर मैं पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उन सब को मैंडेटरी है इस रजिस्टर के अंदर रजिस्टर करने के लिए। लेकिन सिटीजन्स वाला जो रजिस्टर है आपका, उसके अंदर सिर्फ सिटीजन्स इंक्लूड होते हैं, ताकि यहाँ पे हम इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ, मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन दी NPR, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके अलावा NPR का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि किसी भी पर्सन को 6 महीने किसी एक जगह पर रहने के बाद ही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 ईयर्स नहीं है, तो दैट मीन सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। तो यहाँ पे आप सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं और इससे आपका जो आंसर बनेगा 1 और 3 ओनली। इसके अलावा अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे तो NPR जो है वो आपके एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आता है, दैट इज सिटीजनशिप एक्ट 1955। जैसा कि आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका जो 11th आर्टिकल है, जिसके अंदर पार्लियामेंट को पावर रहती है कि वो सिटीजनशिप एक्ट बना सकते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका अक्टूबर हीट से रिलेटेड है। अगर मैं अक्टूबर हीट के बारे में बात करूं तो जब भी आपके मॉनसून आते हैं, मॉनसून आने की वजह से आपके जो नॉर्दर्न रीजन होता है वहां पर आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और आपका जो सर्दर्न पार्ट होता है अरेबियन सी वाला, वहां पे हाई प्रेशर एरिया होता है। तो जो विंड्स हैं वो आपकी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं, और जैसे ही आपकी जो सन की मूवमेंट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ती है, तो उस टाइम पे आपके नॉर्दर्न वाले रीजन में जो लो प्रेशर एरिया है वो बेसिकली हाई प्रेशर बनने लग जाता है। तो उसकी वजह से आपके नॉर्दर्न रीजन में यहाँ पे जो बारिशें वगैरह हैं वो नहीं होती, उसकी वजह से ही हमें अक्टूबर हीट देखने को मिलती है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर यहाँ पे मैं तीनों स्टेटमेंट्स की बात करूँ तो जो मॉनसून ट्रफ है वो नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर वीकन हो जाता है, इस वजह से आपको अक्टूबर हीट देखने को मिलती है, तो स्ट्रेंथनिंग उसकी नहीं होती। दूसरी अगर मैं बात करूँ कि वहाँ पे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं आपके, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और क्लाउडी स्काइज और हैवी रेनफॉल नहीं होती, क्योंकि मॉनसून के अंदर क्योंकि वो शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है। और आपको जैसे पता है कि मॉनसून के अंदर जो आपकी विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं।
तो यहाँ पर इसका आंसर जो रहेगा दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पपेट्रीज के नाम दिए हैं, उससे आपने उसकी स्टेट को मैच करना है। जैसे कि अगर मैं ओडिशा के अंदर बात करूँ तो जो पपेट्री है एक कुंधई पपेट्री बहुत ज़्यादा परफॉर्म करी जाती है। कर्नाटका वाले रीजन में आपको गोम्बेयाटा पपेट्री देखने को मिलेगी और राजस्थान वाले रीजन में आपको कठपुतली पपेट्री जो है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपकी तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपके कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स आपको प्रोवाइड करी गई हैं और यहाँ पे आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहली बात, जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो आरबीआई के अंदर रेगुलेटेड रहते हैं। दैट मीन्स आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं कि कस्टमर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक कैन ऑल्सो बी दी ओनर्स। देखो, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और जो कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए जाते हैं उनका बेसिक ही यही होता है कि बहुत सारे जो ओनर्स हैं एक दूसरे के साथ मिलकर किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे मोर देन वन ओनर जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उसके जो कस्टमर्स होते हैं वो खुद ही उसके ओनर्स होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है जो कि है आपकी स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं दैट इज रिलेटेड टू डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ जो कि बैंक्स के अंदर जो कस्टमर्स हैं उनको इंश्योर करती है, तो जितने भी कस्टमर्स हैं वो अपने बैंक के अंदर जो मनी डिपॉजिट करते हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम जो है इस कंपनी का रहता है। इसके अलावा अगर बैंक जो है वो लिक्विडेट हो जाए तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज जो है वो बैंकों को दिया जाता है और कस्टमर्स को एक पर्टिकुलर अमाउंट दी जाती है जो कि होती है 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे जो बैंकों को रिसीव होता है वो 0.001% होता है। तो यहाँ पे आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। इसके अलावा जो ये कंपनी है इसके अंदर कुछ बैंक्स जो हैं सिर्फ वही इंश्योर्ड रहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो इंश्योर्ड नहीं रहती। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करता है अगर कोई बैंक फेल हो जाए, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर रहेगा 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दैट इज रिलेटेड टू कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो अगर मैं इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करूं यहाँ पे, तो जो अमाउंट एक बैंक आपके सेंट्रल बैंक के साथ कैश की फॉर्म में रखता है तो उसको हम कैश रिजर्व रेशो के नाम से जानते हैं। तो दैट मीन्स जो CRR है वो किसी भी बैंक की नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी होती है, लेकिन ये जो है वो अपने साथ नहीं रखता कैश की फॉर्म में। ये किसके साथ रखता है? सेंट्रल बैंक के साथ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इन द सेम वे इफ आई टॉक अबाउट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, तो ये भी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी है, लेकिन ये वाली जो रेशो है ये बैंक अपने पास ही रखता है। तो दैट मीन्स सेंट्रल बैंक के साथ नहीं रखता। तो बेसिकली आपकी ये जो दोनों डेफिनेशंस है वो इंटरचेंज हो गई हैं। तो इसीलिए आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर मैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर आपके रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इंक्लूड होते हैं। दैट मीन्स जो भी RBI इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है वो इंक्लूड होते हैं। आपका CRR और SLR इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पे आपका इसका जो आंसर बनेगा दैट इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दैट इज रिलेटेड टू RFID, दैट मीन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं जितने भी आपके फास्टैग्स वगैरह हैं वो RFID के ऊपर ही बेस्ड हैं। इसके अंदर एक टैग आपको दिया जाता है, उस टैग से जो रेडियो वेव्स हैं वो एक स्कैनर के पास जाती हैं, वो उनको डिटेक्ट करता है और कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो पॉसिबल रहती है। और ये जो आपके टैग्स हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही काम करते हैं। इसका जो लिमिट होती है इतनी ज़्यादा नहीं होती, 2 से 3 मीटर की रेंज के अंदर ये काम करते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में, ऐसे तो जो RFID है वो 1970 से चला आया था, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट है, आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो ये पैसिव वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि किसी भी चीज़ को ट्रैक करने के लिए, मैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं जो कि आपके पैलेडियम से रिलेटेड है। तो पैलेडियम आपका एक मेटल है जिसको हम कैटलिस्ट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा कई बार हम इसको गोल्ड के साथ कंपेयर कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ऑल्टरनेटिव ऑफ गोल्ड इसको यूज़ किया जाता है। हाईली मेलिएबल होता है, मेलिएबल का मतलब होता है वायर्स की फॉर्म में ये शीट्स की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकता है। इतनी ज़्यादा इसकी करोजन नहीं होती है, सॉफ्टर एलिमेंट होता है, लेकिन अगर मैं गोल्ड से कंपेयर करूँ तो ये थोड़ा सा हार्डर और ड्यूरेबल होता है।
होता है, दैट मीन्स आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट हो जाएंगी। तो आपका इसका जो आंसर बनेगा दैट इज़ 1 and 2। तो आई होप आपको ये जो इनिशिएटिव है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हम आगे भी इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे।